तो हाय कोडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो प्लेटफॉर्म के बारे में। तो जियो प्लेटफॉर्म अगर कोई भी अप्रोच कर रहा हो तो आज हम लोग पूरी बातचीत करेंगे कि जियो प्लेटफॉर्म पे कैसे आप अप्रोच करें, क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से आपको उसको अप्रोच करना है। ठीक है। तो आज हमारे साथ हैं कृतिका मिश्रा। कृतिका मिश्रा को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपसे कि कृतिका, ज़्यादातर लोगों में रहता है कि जो फर्स्ट ईयर से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कि क्योंकि जब आप बीटेक में पहले साल पढ़ने आते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको लगता है कि जो बच्चे पहले 10+2 या 10th में प्रोग्रामिंग पढ़ के आते हैं, तो ऐसा लगता है कि वही प्रोग्रामिंग तेज करते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी वो कर लेते हैं, ऑलरेडी वो साल 2 साल अपना कर कर चुके होते हैं। लेकिन कृतिका की खास बात ये थी कि कृतिका ने पहली बार प्रोग्रामिंग सीखना चालू किया था बीटेक फर्स्ट ईयर में, और फाइनल ईयर तक आते आते ये इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग करने लगी थी कि मतलब एक बेहतर ढंग की प्रोग्रामिंग कृतिका करना चालू कर दी थी। इसके साथ साथ कृतिका की एक और उपलब्धि है कि कृतिका हमारे केटीयू के फाइनल ईयर के टॉप 10 में से रैंक होल्डर हैं। तो पहले तो इसके लिए बधाई कृतिका, ये थैंक यू सर। बहुत बड़ी बात है कि आप टॉप 10 में हैं। और कृतिका जियो प्लेटफॉर्म पे इल्यूमिनाइट प्रोफाइल पे हैं। तो इल्यूमिनाइट में आपको बता दूं कि जियो प्लेटफॉर्म पे 3 प्रोफाइल होती है, स्पार्क होता है, इग्नाइट होता है, इल्यूमिनाइट होता है, जिसमें स्पार्क की प्रोफाइल 5 एलपी है, इग्नाइट की प्रोफाइल 6 एलपी है, और इल्यूमिनाइट की जो प्रोफाइल है, इग्नाइट की प्रोफाइल सॉरी, हाँ सॉरी, इग्नाइट 6 एलपी है और इल्यूमिनाइट की प्रोफाइल 7 एलपी होती है। तो कृतिका इल्यूमिनाइट की प्रोफाइल पे हैं। और मैं यहाँ पे कृतिका से पूरी बातचीत ये करने वाला हूँ कि किस तरीके से। तो कृतिका, बिल्कुल शुरू से आप मुझे बताइए कि जैसे जब जियो प्लेटफॉर्म ये हुआ कि एक आपके कैंपस में आएगी, तो वहां से लेकर के कैसे कैसे आपने जियो प्लेटफॉर्म को अप्रोच किया, कैसे कैसे क्वेश्चन, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताइए प्लीज। कृतिका, व्हाट यू। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर सर। तो फिर मैं 2023 बैच की ही पास आउट हूँ एंड जियो हमारे हमारे यहाँ ऑन कैंपस आई थी एंड ये चीज़ हमें लास्ट ईयर सितंबर में पता चली थी कि अक्टूबर में जियो प्लेटफॉर्म हमारे कॉलेज को आने वाले हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो सर सबसे पहली चीज़ जो हमें सबसे इम्प्रेसिव लगी कि ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी एंड टीसीएस इन्फोसिस ये सब में भी हम बैठ चुके थे, तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया था कि कैसे हमें चीज़ें फेस करनी है या इंटरव्यू या रिटर्न कैसे निकालना है। तो सर जियो आई तो सबसे पहले सर इन्होंने अपना पूरा इन्होंने अपनी ड्राइव कंडक्ट कराई थी जिसमें इन्होंने एक पूरी प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने अपने सारे जैसे कि अभी आपने बताया कि इनकी 3 प्रोफाइल्स होती हैं। मतलब उन्होंने इग्नाइट, ब्रीफिंग दी आपको पूरा एक तरीके से। हाँ जी, पूरी हाँ। ब्रीफिंग दी। तो सर स्टार्टिंग में सबसे पहले तो इन्होंने हमसे एक गूगल फॉर्म भरवाया था जिसमें कुछ कुछ इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जिसमें हमें अपने 10th 12th के परसेंटेज एंटर करने थे एंड हमें सर उस टाइम तक हम जिस भी सेमेस्टर में थे उस तक के हमें मार्क्स डालने थे। उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ क्राइटेरिया वाइज शॉर्टलिस्टिंग करी कुछ बच्चों की। तो सर उसमें काफी सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए थे क्योंकि सर बहुत मिनिमम आई थिंक 60 to 70% ही रखते हैं लोग। जैसे सारे बच्चे इसमें तो आ ही जाते हैं। सर उसके बाद सबसे पहले इन्होंने क्या किया, उसके बेसिस पे इन्होंने रैंडमली ग्रुप्स बनाए। सर 10 से 15 बच्चों के ग्रुप बने थे एंड सर ये एक पूल ड्राइव थी, तो दूसरे भी कॉलेज के बच्चे आए हुए थे हमारे पर्टिकुलर कॉलेज में। तो सर 15 बच्चों का ग्रुप बना। सर मैं भी जिस बैच में थी, फिर सर वो बच्चे एक ग्रुप डिस्कशन के अंडर गए। तो सर ग्रुप डिस्कशन हुआ जिसमें आपको रैंडम इम्प्रॉम्प्टू टॉपिक्स दिए जाते हैं ऑन द स्पॉट, जिसमें आपको मतलब सर ग्रुप डिस्कशन करना होता है। बेसिकली वो सर डिबेट का रूप ले लेता है, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें हर एक पॉइंट के प्रोज और कॉन्स दोनों बताने चाहिए, क्योंकि सर ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, ना कि आप डिबेट करते हो सामने वाले से। तो सर ये पॉइंट ध्यान तो में रख के इसमें करने क्या की सबको चीजें। बारी बारी से बोलने का मौका मिलता है? यस सर। सर बेसिकली जैसे मैं अपना बताती हूँ, तो सर मेरा टॉपिक था एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस। तो कुछ बच्चे सर हाफ में डिवाइड कर दिए गए, उनसे उन्होंने पूछा कि आप फॉर में बोलना चाह रहे हो, अगेंस्ट में बोलना चाह रहे हो। तो सर हर हर एक बच्चे को अपना अपना टाइम मिला, पर सर यहाँ पे कैच क्या होता है कि स्टार्टिंग में सर शांत रहते हैं सब, और वो आपको नहीं बोलेंगे कि आप स्टार्ट करो या इनिशिएट करो, आपको खुद से एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो सर जैसे जो बच्चा स्टार्ट करता है और जो बच्चा एंड करता है, उसके कुछ कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन में। पहली चीज, क्योंकि सर सब शांत रहते हैं, आपको थोड़ी सी ब्रेवरी दिखानी पड़ती है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सर फिर उसके बाद धीरे धीरे सब अपनी बातें बोलने लगते हैं।
एंड सर हमारा ये टॉपिक था, तो सर हमारे साथ क्या हुआ था कि पहले हम फॉर में बोल रहे थे, फिर उन्होंने अचानक से उन्होंने चेंज कर दिया कि ओके अभी आप अगेंस्ट में बोलोगे। तो आपको दोनों पॉइंट्स अपने माइंड में लेके चलने होते हैं कि अगर आपको फॉर में डाल दिया जाए, आपको अगेंस्ट में डाल दिया जाए, आप उस टॉपिक पे बोल पाओ। एंड सर इसमें हेल्प ऐसे भी मिलती है क्योंकि सर ग्रुप डिस्कशन होता है तो काफी बच्चे अपने पॉइंट्स रखने की कोशिश करते हैं। तो सर जब आप दूसरों को सुनते हो ना, तो उनके पॉइंट्स में भी आप कुछ अपने पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो इसलिए सर ऑब्जर्व करना भी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से ग्रुप डिस्कशन में। सिर्फ अपने पॉइंट्स नहीं बोलने चाहिए, सामने वाले को सुन के उसका काउंटर जवाब देना भी इम्पोर्टेंट है। तो सर पहला हमारा जीडी हुआ सर, उसमें से हर एक बैच से 5 बच्चे फिर से शॉर्टलिस्ट हुए आगे के प्रोसेस के लिए। ओके। तो सर हमारे यहाँ क्या था कि सर ये सब होते होते काफी रात हो गई थी, तो उन्होंने सिर्फ बॉयज को रखा, गर्ल्स को नेक्स्ट डे के लिए उन्होंने फिर से बुला लिया क्योंकि सर आई थिंक 8 साढ़े 8 बज गए थे। सर हम दोबारा गए तो फिर से उन्होंने हमें 10-10 बच्चों के ग्रुप में बांट दिया और हमारा फिर टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। सर यहाँ पे सबसे मेन बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने रिज्यूमे में सिर्फ वो पॉइंट्स या सिर्फ वो टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स लिखें जिसके बारे में आप जानते हो, क्योंकि सर अंदर आप नहीं जानते कि बंदा आपसे क्या, मतलब इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। तो सर मैं आप पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मैंने अपना रेज्यूमे मतलब ऑन द स्पॉट 2 टाइम्स एडिट किया था, क्योंकि सर मैं जिन जिन टॉपिक्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी वो सब्जेक्ट मैंने हटा दिए थे। सर फॉर एग्जाम्पल सर एक सीओए सब्जेक्ट था, मैंने इनिशियली डाला हुआ था बट फिर मैंने उसे हटा दिया। तो सर मैंने कुछ सर जैसे डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सर ये सब मेन सब्जेक्ट्स थे, ये मैंने डाले थे। सर फिर इंटरव्यू के लिए अंदर कॉल किया गया तो सर मेरे को याद है मेरे सामने 2 इंटरव्यूअर्स बैठे थे, एक मेल एक फीमेल। सर 50-50% क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। तो सर उन्होंने मेरे रेज्यूमे से स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैंने जो प्रोजेक्ट्स डाल रखे थे सर, जैसे मेरा प्रोजेक्ट था जावास्क्रिप्ट पे, तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन पूछे सर, जैसे प्रोमिसेस, कॉल बैक्स, ये सारे क्वेश्चन में से पूछे गए थे। उसके बाद सर मुझे याद है एक मैंने ग्राफ का क्वेश्चन डाला था, कुछ डीएफएस एल्गोरिथम पे बेस्ड प्रोजेक्ट था, सॉरी सर। तो उन्होंने सर मुझसे डीएफएस प्रोग्रामिंग में तुम लोगों एल्गोरिथम ने जो बनाया था। हाँ जी सर, यस सर। सर तो उन्होंने मेरे से डीएफएस बीएफएस में डिफरेंस बेसिक पूछा, कोडिंग नहीं करवाई उसकी बट डिफरेंस पूछा। सर उसके बाद आगे वो बढ़े तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक पैटर्न दे दिया और उन्होंने मुझसे बोला कि क्या आप इसे ऑन द स्पॉट एक, सर मेरे ही रेज्यूमे जो मैं हार्ड कॉपी ले गई थी उसी के जो स्पीच है, उन्होंने बोला आप इसका कोड लिख के दिखा दो। तो सर वो हमें तुरंत लिख के देना पड़ा। सर वो 5-10 मिनट आपको सोचने के लिए देते हैं बट आप जितनी जल्दी सॉल्यूशन के साथ आओगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। फिर सर ये हो गया था। उसके बाद सर वो कोर सब्जेक्ट्स पे आए तो उन्होंने मेरे से ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे थे कुछ कुछ, एंड सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे थे, कुछ कुछ टेस्टिंग, टाइप ऑफ टेस्टिंग वगैरह वाली चीजें पूछी थी। सर ओवरऑल ये पूछा एंड ये सर मतलब बेटर ऑफ आर यही था मेरा इंटरव्यू। और सर डीबीएमएस में उन्होंने मेरे से, हाँ जी सर, एसक्यूएल की क्वेरीज लिखवाई थी। सर उन्होंने जॉइंस पे ही कुछ पूछा था सर, एग्जैक्ट मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है बट उन्होंने मेरे से एसक्यूएल की क्वेरी लिखवाई थी जिसमें कुछ कुछ ऑपरेटर्स यूज हो रहे थे, तो जैसे ग्रुप बाय टाइप में कुछ कुछ तो यूज, हाँ जी। तो सर और सर जैसे मैं लिख रही थी तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि ओके आप इसका मतलब क्या होता है, मतलब आप लिख रहे हो तो आपने क्या सोच के लिखा, आप लॉजिक बताओ। तो सर ये सारी चीजें थी सर। ये मेरा मतलब टेक्निकल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था सर। उसके बाद हम बाहर आते हैं। मतलब राउंड 1 में आप कह रही हैं कि पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ और राउंड 2 में फिर टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। यस सर। सर राउंड 2 टेक्निकल इंटरव्यू था। सर उसके बाद हम बाहर आते हैं तो सर वो मतलब वो इंस्टेंटली डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कैंडिडेट को आगे भेजना है या तो नहीं भेजना। सर मेरे को तुरंत ही पता चल गया था कि, और सर मेरे को मेरे रेज्यूमे के साथ फिर एचआर के लिए वेट करने के लिए भेज दिया गया। फिर हमारा एचआर राउंड हुआ एंड मतलब जो एचआर थी मैम, मतलब शी वाज वेरी पोलाइट, वो जियो की ही थी। एंड सर वो मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आपने अभी कितने एग्जाम्स में आप अपीयर हुए हो और आपके पास कितने ऑफर्स पहले से हैं और आप रीलोकेट करने के लिए तैयार हो। सर जैसे हमें पता है कि हमारा वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा हर टाइम, हमें ऑफिस बुलाया जाएगा। तो कितने ऑफर्स पहले से हैं, इसका जवाब क्या दिया आपने? यस सर। कितने ऑफर्स आपके पास पहले से, इसका क्या जवाब दिया आपने? सर मेरे पास टू बी ऑनेस्ट सर मेरे पास उस टाइम ऑफर्स थे बट सर थोड़ा सा क्लेवरनेस दिखानी पड़ती है। सर मेरे पास ऑफर्स थे बट
इस पैकेज से कम के लिए थे। ओके। तो हाँ जी, तो सर जो हमारे कॉलेज में मास रिक्रूटर्स आते हैं, मैंने 2 बड़ी कंपनीज का ही नाम लिया था, टीसीएस और इंफोसिस, और मैंने बोला था कि वो मास रिक्रूटमेंट थी, तो मैं उसमें बैठी थी एंड अभी रिजल्ट्स पेंडिंग है। ओके। तो मैंने ये, हाँ जी सर क्योंकि आप नहीं जानते सामने मतलब सामने वाले एचआर के माइंड में क्या है कि सर कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी चीजें बता देते हो तो फिर उन्हें लगता है कि अब बच्चे के लिए हमारी कंपनी का ऑप्शन बन के रह जाएगी। तो ये माइट भी चूज करे, माइट भी ना चूज करे, तो एक फिक्स्ड कैंडिडेट को लेना चाहते हैं। तो सर और हम उनके सामने ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कम पैकेज है तो हम इस कंपनी में आना चाहते हैं। सर ये सही आंसर नहीं होता है। तो आप इस टाइम सर मेरे हिसाब से ये बोल देना चाहिए कि सर ये भी आप नहीं बोल सकते कि नहीं ही अपीयर हुए, क्योंकि वो साफ झूठ होगा। क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है ना, आप एलिजिबल हो तो आप क्यों नहीं बैठोगे। सर तो मैंने इस टाइम बोल दिया था कि इंफोसिस का एक ऑफर है मेरे पास, एंड मैंने बोल दिया था कि टीसीएस का भी पेंडिंग है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था इंफोसिस का कौन सा है, तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं एसई सिस्टम इंजीनियर की प्रोफाइल पे थी। तो उन्होंने बोला था ओके तो इसका पैकेज क्या है, तो मैंने वो बताया था। सर वो ऑब्वियसली जियो से कम ही था। तो बस ये था। एंड सर रीलोकेशन के लिए उन्होंने बोला था कि बीइंग अ गर्ल आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे एंड आपके लिए कंफर्टेबल होगा रिलोकेट करना मुंबई जैसी जगह पे। तो फिर सर मैंने अकॉर्डिंगली यस नहीं आंसर किया, क्योंकि मतलब आई वांट टू गो फॉर दिस जॉब। तो सर दिस इज इट। एंड सर हम एचआर से बाहर आए। हाँ जी सर एचआर में भी उन्होंने मुझसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें उन्होंने एसडीएलसी मॉडल्स पूछे थे कि एसडीएलसी यस सर मेरे को याद है। तो मैं भी थोड़ा शॉक थी कि ये एचआर में ये क्यों पूछना, बट सर उन्होंने एसडीएलसी मॉडल्स पूछे थे मेरे से। एंड ये सर ऐसी सारी चीजें उन्होंने कुछ वाटरफॉल पूछा था, अगर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन भी। फिर बस फिर हाँ जी सर बस ये था। एंड सर हाँ सर मेन एचआर में भी उन्होंने एक इंट्रोडक्शन मांगा था, जिसमें हमें ब्रीफ में अपने बारे में बताना था। तो सर मैंने अपने कुछ अपने बारे में चीजें बताई, और जो कुछ मेरे जो मैंने अभी तक अचीव किया था, थोड़े बहुत अचीवमेंट्स उन्हें बताए थे। तो सर ये था। ओके। तो ये तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा टेक्निकल राउंड में। तो टेक्निकल राउंड के बारे में कुछ और बताइए, जैसे आपके साथ में जो और बच्चे थे उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, उनसे क्या पूछा गया था, या जो हमारे बच्चे अप्रोच कर रहे हैं वो क्या क्या पढ़ें कि इंटरव्यू क्रैक कर जाएं उस टेक्निकल राउंड के इंटरव्यू को। सर सबसे पहले तो टेक्निकल राउंड के इंटरव्यू के लिए सर आपको इतना पता होना चाहिए कि 80% ऑफ द चीजें आपके रेज्यूमे से ही उठ के आपसे पूछी जाएंगी। जो भी आपने लिखा है उसी से उठाएंगे वो। यस सर बट आपने जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा था, मैंने कुछ उस पर बनाया था, तो उन्होंने मेरे से जावास्क्रिप्ट पे फेमस क्वेश्चन, प्रॉमिसेस, कॉल बैक्स, ये सारी चीजें पूछी। सर मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी मेरे साथ अपीयर हुई थी इंटरव्यू में। सर उससे उन्होंने फॉन्ट्स का एक क्वेश्चन पूछा था। अच्छा। यस सर टेक्निकल इंटरव्यू में उन्होंने मतलब सर एग्जैक्ट मुझे कुछ डिस्टेंस का ही क्वेश्चन था, स्पीड टाइम डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन था, उसमें कुछ वैल्यूज दी थी और कुछ फाइंड आउट करके निकालना था। तो सर मेरे हिसाब से सर कॉन्ट्स इंग्लिश सर टेक्निकल इंटरव्यू में नहीं पूछी जाती, बट सर आप कॉन्ट्स या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अदर देन प्रोग्रामिंग। यस सर अदर देन प्रोग्रामिंग। सर ये इंटरव्यू के मतलब इंटरव्यूअर के माइंडसेट पे बेस्ड है कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, क्या नहीं पूछना चाह रहा है। तो सर मतलब ये भी उससे पूछा गया था। और सर दूसरी चीज ये जैसे पैटर्न प्रिंटिंग, ये सारी चीजें सर ऐसा मतलब वो सारे जो सब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो वही आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि वो आपको 1 घंटा आधा घंटा लॉजिक बिल्डिंग के लिए नहीं दिया जाएगा। तो वो बस चेक करते हैं कि आपने कितनी मेहनत करी हुई है। और सर अगर आपने वो क्वेश्चन जैसे सर पैटर्न प्रिंटिंग है, तो हमने 90% ऑफ द क्वेश्चंस पहले से कर रखे हैं। फिर वो बस चेक करते हैं कि बच्चे ने मेहनत करी है, तो वो सॉल्यूशन के साथ आ ही जाएगा 10-15 मिनट के अंदर। और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि पैटर्न प्रिंटिंग का पूरा कोड लिखवाते होंगे, जैसे ही आप थोड़ा सा लिखेंगे उनको लग जाएगा सही लिख रहा है तो रोक देंगे वहां पे जहाँ तक है। वो बेसिकली बस जो नेस्टेड लूप्स है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग देख के समझ जाते हैं कि आपने आंसर बता दिया या नहीं बता दिया। फिर वहां पे बैठ के प्रिंट एफ स्टार नहीं लिखना होता है, फिर लॉजिक मेन काम करता है। यस मेन होता है कि जो थॉट प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए, वो प्रॉब्लम का थॉट प्रोसेस क्या है, वो अगर ये समझ उनको ये लग जाता है कि हाँ इस लड़के को आ रहा है, तो फिर वो डिस्कशन वहीं पे क्लोज हो जाता है। यस सर। ओके, तो ये कुल मिलाकर के आपने ये मुझे बताया कि ये 3 राउंड्स हैं। पहला राउंड आपका जीडी राउंड, दूसरा राउंड टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, और तीसरा राउंड आपके
सीधा एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू, यस। ओके। आप कुछ ऑफ कैंपसेस के बारे में बता रहे थे कि अगर कोई बच्चा ऑफ कैंपस अप्रोच करना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो बताएं। यस सर। सर जैसे हमारे यहाँ तो कॉलेज ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, बट सर जब जियो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कराती है या जो बच्चे ऑफ कैंपस के लिए ट्राई कर रहे हैं, सर जैसे हमारे यहाँ ऑन कैंपस थी तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग वाली चीज ही नहीं थी, हम पहले से अपीयर हो सकते थे। तो सबसे पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, और सर अगर आप कुछ इंटरव्यू के इंटर्नशिप के एक्सपीरियंसेस डाल सकते हैं एक्सपीरियंस सेक्शन में, तो वो बहुत प्लस पॉइंट की तरह काम करता है अगर आपके रिज्यूमे में है वो चीज तो। सर दूसरी चीज, सर जितना मुझे पता है, कुछ लोगों से सर कांटेक्ट किया था मैंने भी, ऑफ कैंपस भी थे बच्चे, तो उन्होंने बताया था कि सर कोडिंग राउंड होता है जिसमें 3 क्वेश्चंस थे। मेरे जिन भैया से बात हुई थी उन्होंने मुझे यही बताया था कि 3 क्वेश्चन थे, और सर वही डिफिकल्टी लेवल इजी मीडियम हार्ड का था। सर पहला क्वेश्चन वही एरे और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे बेस्ड था। दूसरा क्वेश्चन सर आपके क्यूज या स्टैक्स या लीनियर सर्च पे बेस्ड हो सकते हैं। एंड सर तीसरे क्वेश्चन में डीपी, सर ग्राफ नहीं पूछा जाता सर, बट डीपी आपसे मतलब आप एक्सपेक्ट करके का मीडियम या हार्ड लेवल के क्वेश्चन कम से या तो फिर इजी या मीडियम लेवल डीपी तो पूछा ही जाता है ज्यादातर कंपनियों में। यस सर, यस सर। सर उसमें भी सर मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आप विद इन द टाइम कर लो, मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन से ही सर जो बन के क्वेश्चन नहीं आते कि अगर आपको इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन पता तो आप ये स्लाइड वेरिएशन का क्वेश्चन कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा किसी भी बच्चे को बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने की बजाय उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन करे, उसके कुछ कुछ वेरिएशन अगर वो क्लियर है तो काम उसमें हो जाता है उसका। यस सर, यस सर। ओके, तो कोई और आप इनपुट जो अपने जूनियर्स को आप देना चाहो, या आपको लगता है कि ये करो तो भाई काम बन जाएगा? सर जो फाइनल ईयर में है वो फाइनल ईयर में है या जो थर्ड ईयर अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हाँ थर्ड ईयर में है तो बस उनके सामने कंपनी आने वाली है, या जो फाइनल ईयर में इस समय है तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहो, आप बताना चाहो? सर मेरे हिसाब से सर मतलब मैंने मेरे टाइम पे जो गलती करी थी, जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे, सर मैं सोचती थी कि इंटर्नशिप कर, सर मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था। मैं सोचती थी टाइम आएगा तो करेंगे टाइम, सर बट टाइम नहीं आता, टाइम बीत जाता है एंड फिर आप पास आउट हो जाते हो। सर मैंने अपने फाइनल ईयर में इंटर्नशिप करी थी, सेकेंड फाइनल ईयर के दूसरे से मतलब 8th सेमेस्टर में। पर सर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा पहले मतलब 6th सेमेस्टर या 7th सेमेस्टर के जब आपको ब्रेक्स मिलते हैं तो आप उसमें कुछ कुछ इंटर्नशिप करो। एंड सर आज के नहीं टाइम तो पे इंटर्नशिप को अप्रोच कैसे करें, क्योंकि इंटर्नशिप को अप्रोच कैसे करें कोई बच्चा, क्योंकि सारी कंपनियां इंटर्नशिप भी नहीं कराती और ज्यादातर कंपनियों में आजकल तो इंटर्नशिप का पेड प्रोसेस हो गया है। तो कोई बच्चा किसी भी इंटर्नशिप को अप्रोच किस तरीके से करे कि वो अप्रोच करे और उसका इंटर्नशिप में कहीं हो जाए जिसका रिज्यूमे में काउंट हो, जो बेहतर ढंग उसको थोड़ा सा वैल्यूएबल हो? सर आप मैं सर मेरे एक्सपीरियंस से सर अगर आप सर बहुत सारी वेबसाइट हैं, सर जो आप कह रहे हैं कि बड़ी कंपनीज इंटर्नशिप्स नहीं लेती हैं, और लेती भी हैं तो बहुत हाई लेवल पे होती है, तो मतलब उसमें बहुत कंपटीशन होता है। बट अगर आप मैनुअली अप्रोच करना चाहते हो तो सर इंटर्नशाला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सर मुझे लगता है कि इंटर्नशाला पे अगर आप 9 मतलब अगर आप 10 भर रहे हो जॉब्स तो उसमें कम से कम आपको 6 के रिप्लाई आते हैं। बट सर उसमें आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट देके कुछ बनाने के लिए बोलते हैं। ओके। वो आपको बना के 2 से 3 दिन के अंदर उन्हें मेल करना रहता है। और सर यहीं पे बहुत बच्चे लेजी पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने खुद ऐसा किया कि मेरे पास लिंक्स आते थे पर सर कॉलेज की मतलब कॉलेज जाना है, टाइम नहीं मिल रहा है, कोडिंग करनी है, मैं नहीं कर पाती थी। सर वही करके आप उन्हें दे दो, फिर वो इवेलुएट कर लेंगे। और मतलब एक तरीके से वो आपसे बिना मिले एक आपकी प्रॉम्प्टनेस चेक करना चाहते हैं कि बच्चा वाकई सीरियस है कि नहीं। अगर उसको उनको समझ में आ रहा है कि सीरियस है, देन दे विल कंसीडर अबाउट योर कैंडिडेट। यस सर, मतलब सर और आप सर लिंक्डइन में अप्रोच कर सकते हो। सर मेरे हिसाब से सर लिंक्डइन पे आप रेफरल मांगिए, और सर आज के टाइम पे 90% ऑफ द लोग रेफरल देने के लिए तैयार हैं सर। बट भैया कि आपको वहां पे भी कुछ ना कुछ या तो कोई असेसमेंट से गुजरना पड़ेगा या तो कुछ आपको उन्हें बना के सर, क्योंकि कंपनी बिना ये जाने कि बच्चे को कुछ आता है, वो कुछ बना सकता है, वो नहीं देगी आपको। सर आप सिर्फ अपना दिखा के कि ओके मेरे स्किल्स में ये लिखा है, सर वो आपको इवेलुएट करेगी। तो
हाँ, अगर आप वहाँ पे जाएँगे, वो कुछ दिन आपको सिखाएगी, तो बदले में आप भी कुछ काम करके आएँ, क्योंकि सिर्फ़ वो एक लायबिलिटी के तौर पे तो आपको रखेगी नहीं, ज़ाहिर-सी बात है। यस सर। ऐसा ही है कि भई आप अगर उस कंपनी में जा रहे हैं, तो आपके पास कुछ पहले से स्किल सेट हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक सही प्रोसेस ये हो सकता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर को आप अपनी स्किल सेट को स्ट्रेंथन में लगाइए, थर्ड ईयर में आप इंटर्नशिप का अप्रोच करें। मतलब यस। मोटा-मोटा अगर इस कांसेप्ट को लेके चलें, तो ये एक बेहतर कांसेप्ट ये हो सकता है। यस सर। और सर सेकंड ईयर में जैसे हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पढ़ाए जाने लगते हैं, हुँ, सो अगर आप सेकंड ईयर से भी डीएसए कर लो हुँ। तो थर्ड ईयर के अंत तक आते सर, मतलब 2 साल अगर आपने अच्छे से दे दिया है तो सर मतलब चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। समस्या यही है कि हम लोग सारे बच्चों को हर बार समझाते हैं सेकंड ईयर से ही कि डीएसए स्टार्ट करो, लेकिन उसको समझते-समझते फाइनल ईयर आ जाता है और तब तक देर हो बिल्कुल। जाती है। डीएसए का सही समय होता है सेकंड ईयर। फर्स्ट, हालाँकि बहुत से आईआईटी, एनआईटी वालों का तो आप इंटरव्यू देखिए तो कहते हैं कि फर्स्ट ईयर से ही चालू कर दो, लेकिन हमारे सिस्टम में फर्स्ट ईयर से चालू करना थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सेकंड ईयर से अगर बच्चे स्टार्ट कर दें तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा जंप पा सकते हैं थर्ड ईयर खत्म होते-होते तक। सर क्योंकि सर पहली बार मुझे भी याद है जब सर मैंने लॉकडाउन में कोडिंग स्टार्ट करी थी, उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में ही थी। दूसरे सेमेस्टर से लॉकडाउन लग गया था हमारा, मुझे याद है। तो सर दूसरे सेमेस्टर के एंड से ही या सब बीच से ही मैंने स्टार्ट करी थी कोडिंग, वही मार्च अप्रैल का समय था। सर पहली बार सब ऊपर से जाता है, वो नहीं आएगा, वो पहली बार में सर किसी को नहीं आ सकता। बट वही है कि आप फिर जब दोबारा आप सिर्फ 1 महीना वही चीज करते हो, फिर दूसरे महीने फिर से आपको वही चीज करनी होती है, सर वो धीरे धीरे इजी लगने लगती है चीजें। तो सर वो थोड़ा थोड़ा ग्रिप, सर मुझे लगता है कि 6 महीने का एक, या 6 भी ज्यादा होगा, मतलब मेरे हिसाब से 4 महीने का एक प्रोसेस होता है कोडिंग का। सर कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मैं हम लोग का बैच थोड़ा सा लकी था इस सेंस में, क्योंकि सर लॉकडाउन था तो हमारे पास कॉलेज का प्रेशर कम था, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सर हम कंसिस्टेंट रह के कर पाए सर, बट उसके बाद छूट गई 2-3 महीने तो फिर भूल गए सर, पर फिर लगे 4 महीने। तो सर जब दूसरे वाले जो 4 महीने थे ना, तो अगर कोडिंग पहली बार में 100% तक थी तो दूसरी बार में सर वो 60% तक गिर गई थी उसकी डिफिकल्टी। तो सर मुझे लगता है ना सर, एक लर्निंग कर्व जुड़ा होता है जो स्टार्टिंग में टफ रहता है, पर धीरे 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 आप, और सर मेरे हिसाब से वही 200-250 क्वेश्चन के आसपास स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फिर इंटरव्यूज में तो वही पूछे जाते हैं, रिटर्न में भले आपसे मतलब टिपिकल हो हाँ, वो प्रोग्रामिंग वाली थोड़ा सा चीजें पूछे जाए। और घूम फिर के उसी के 200-250 क्वेश्चन अगर आपने ढंग से कर लिए हैं, तो वो घूम फिर के उसी के वेरिएशन ही होते हैं, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे। यस सर। ये यस सर। कहानी बताओ जो तुमने फर्स्ट ईयर में पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ना चालू किया था, तो ये एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज्यादातर फर्स्ट ईयर में डोमिनेट वो करते हैं जो 10 या 12th में प्रोग्रामिंग पढ़ के आते हैं। तो उसको कैसे कोप अप किया तुमने? सर मैं ओके सर, तो हमारे यहाँ क्या था, जिस स्कूल में थी मैं, वहाँ पे हिंदी, फिजिकल एंड ये कंप्यूटर साइंस, 3 ऑप्शनल ब्रांचेस थी। ज्यादातर स्कूल में यही होता है। हाँ जी। सर मैंने मेरे टाइम का सबक सीख लिया, इसलिए आज मेरा भाई कंप्यूटर साइंस में है, मैंने उसको अच्छा। कंप्यूटर साइंस ही दिलाई है इससे। सर तो मेरे यहाँ क्या था सर, मेरा कुछ सीन नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी। सर आपको पता है, मतलब मैं टिपिकल ब्राह्मण फैमिली से हूँ, यहाँ पे होता है कि हर बच्चे को एक बार यूपीएससी देनी होती है। तो स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स का माइंडसेट यही था। मेरे पापा ने बोला कि हिंदी ले लो, एंड हिंदी में मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं, आगे तुम्हारी इस चीज के लिए ठीक रहेगा। तो मैंने ले ली, बट फिर 12th तक आते आते मतलब मुझे समझ में आ गया था कि मैं यूपीएससी वगैरह वाली चीजें नहीं कर सकती, मैं सर मेरा इंटरेस्ट कहीं और था। सर फिर मैंने बीटेक ज्वाइन किया, एंड सर मेरे घर में ऑलमोस्ट सब या तो गवर्नमेंट टीचर्स या गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं या एमबीए वाले साइड से हैं। इंजीनियरिंग में सिर्फ मेरा एक भैया था, वो भी ईसी ब्रांच से था। तो सर सीएस का उस टाइम पे बूम था, मैंने सीएस ले ली, थोड़ा बहुत पता करके यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के सर ले ली। फर्स्ट ईयर में मैं आई तो मुझे लगा कि सर एकेडमिक सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एंड सर मैथ्स मेरी फेवरेट थी। तो मैंने जम के पढ़ाई करी, मुझे मजा भी आता था मैथ्स लगाने में। पर सर फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होते होते मुझे ये पता चला कि सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से मुझे प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, मुझे उसके लिए करनी पड़ेगी कोडिंग। तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स का ग्रुप बनने लगता है, कुछ कुछ सीनियर से पता चलने लगता है, आप भी अवेयर होते हो। तो सर मैंने मेरी जो सर पहली लैंग्वेज थी वो मैंने पढ़ी थी जावा। सर वो मैंने पढ़ी थी हमारी ही कॉलेज में जो ट्रेनिंग होती है, उसमें समर ट्रेनिंग में। सर तो एक यूसीआर के टीचर थे, उन्होंने मेरे को पढ़ाया था। सर तो लेकिन सर जावा उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा, बट फिर सर मैंने ना, मेरे यहाँ मेरे स्कूल में क्या था कि 9th 10th
हमने सी प्लस प्लस पढ़ रखी थी सर, वो सब्जेक्ट में कंप्यूटर में था वो। तो सर वो कहीं ना कहीं था कि सी प्लस प्लस ज्यादा आसान है जावा से, सब पता नहीं क्यों, बस मुझे ऐसा लगता है। जो बच्चे जावा कंटिन्यू करते हैं वो भी बहुत अच्छा करते जावा हैं। सिंटैक्टिकली थोड़ी सी टफ पड़ती है। टफ पड़ती है यस सर। फिर जावा मैं कर ही रही थी सर, उसके बाद हमने उस पर प्रोजेक्ट बनाए सर। कितना भी कहिए, एक वो जो धूल जमी थी वो उड़ चुकी थी जावा करने के बाद। सर मैंने 1-2 महीने ही करी थी सर, पर उसके बाद मुझे समझ में आया कि सी प्लस प्लस से सर डीएसए के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल थे, अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल थे सर। फिर मैंने 1 हफ्ते में सी प्लस प्लस रिवाइज की सर, सिर्फ मैंने थ्योरी पढ़ के खत्म किया। उसके बाद फिर सर मतलब आप हमारे टीचर बन चुके थे तब तक, फिर आप लोगों ने हैकर रैंक वगैरह इंट्रोड्यूस करा दिया था। तो सर सबसे पहले कोडिंग अगर मैंने किसी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पे करी तो वो हैकर रैंक पे करी, एंड सर वो बहुत बिगिनर फ्रेंडली था। उस टाइम टफ लगता था, पर सर ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड सर हर एक चीज की बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये सब की अंडरस्टैंडिंग दिलाता है वो। फिर उसके बाद फिर मैंने गीक्स फॉर गीक्स लगाना स्टार्ट किया, और सर उस टाइम ना मतलब हर एक क्वेश्चन पे 4 पॉइंट्स मिलते थे। तो सर हमारा था कि हमें 1000 पॉइंट्स पे पहुंचना है। सर मेरा जो मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप लगाता था सर, उस टाइम लॉकडाउन आ चुका था। फिर हमने डीएसए की सर हर दूसरे यूट्यूबर की एक शीट होती है डीएसए की, सर हमने वो फॉलो करना स्टार्ट किया। सर मेरी पहली शीट जो थी वो मैंने लव बब्बर की शीट लगाई थी, काफी फेमस, आपको भी पता ही है सर। तो 450 क्वेश्चन थे सर, 450 तो नहीं, पर मुझे लगता है कि 150-200 के आसपास मैंने क्वेश्चन लगा लिए थे। और सर गीक्स फॉर गीक्स में मेरे 1000 पॉइंट्स पहुंच गए थे। सर उसमें क्या होता था कि इजी क्वेश्चन पे आपको 2 पॉइंट्स मिलते थे, टफ क्वेश्चन पे आपको 4 पॉइंट मिलते थे। तो सर 4-4 कर करके सर वो 800, 900, 950, फिर सर वो था कि बस 1000 से बनाना है। फिर वहां ये करने के बाद फिर हम सर सेकेंड ईयर के एंड तक आते आके लीड कोड पे शिफ्ट हो गए। सर आप लोगों ने काफी हमें अवेयर कर दिया था कि लीड कोड भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप कोडिंग कर सकते हो। एंड सर वहां पे ना डेली के क्वेश्चंस आते हैं जिसपे स्ट्रीक बनती है। तो सर स्ट्रीक बनाने के लिए कि आप आज आपने किया तो कल आपको करना है, वरना आपकी स्ट्रीक टूट जाएगी। तो सर कोशिश करते थे 1-1 महीने की स्ट्रीक बनाए। तो सर लीड कोड पे फिर मैंने 400-500 के आसपास क्वेश्चन किए। पर सर अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैंने हैकर रैंक पे किया, बहुत मॉडरेट लेवल। फिर मैंने जीएफजी पे किया, मुझे टफ लगा सर। हर दूसरे क्वेश्चन के लिए मुझे वीडियो देखनी पड़ती थी, मुझे लॉजिक नहीं क्लिक करता था। सर मैं डिप्रेस हो जाती थी कि कैसे मैं अप्रोच नहीं कर पा रही हूँ, कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, वीडियो देख के सॉल्यूशन देखने का कोई मतलब नहीं है। पर सर वो प्रोसेस होता है, उससे हर बच्चा गुजरता है। फिर सर जब मैंने लीड कोड करना स्टार्ट किया तो मैं काफी कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि सर 5 में से 3 क्वेश्चन लगाए हुए रहते थे। मैं आपको बताती हूँ। और सर फिर यहाँ पे 500 क्वेश्चन लगाने के बाद मतलब सर काफी कॉन्फिडेंस आया। एंड फिर सर हमारे प्लेसमेंट सीजन आ गया, फिर हम इंटरव्यूज में बैठने लगे। तो सर आप समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया था ना सर कि 4-4 महीने की प्रोसेस होती है। तो मेरी सबसे पहले हैकर रैंक पे थी, फिर मेरी गीक्स फॉर गीक्स पे बनी, और फिर आखिरी शॉट मेरा लीड कोड पे बना। और सर यस सर, तो सर ऐसा ही ये इसका मैं सिंपल सोल्यूशन वही बताता हूँ कि भाई जैसे मान लो सोनू निगम आज गाते हैं, तो सोनू निगम भी पहले रफी साहब को ही गाते थे, तो पहले तो दूसरे का सोल्यूशन आपको देखना ही पड़ेगा कुछ दिन तक। एक बार जब आप दूसरे का सोल्यूशन देखते हैं, फिर धीरे धीरे जब उस पर आप अपनी एनालिटिकल अप्रोच लगाते हैं, तो फिर जाकर के वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस बन जाता है। यस सर। तो आई थिंक इससे काफी बच्चों को सीखने का मिलेगा। कृतिका, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला मेरे लिए अपने वीकेंड पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मुझे अपने यूट्यूब पे बुलाने के लायक आपने समझा। एंड सर आज हम लोग जहाँ पे भी हैं, मतलब मैं और मेरे बैच के फ्रेंड्स सर आप लोग की वजह से हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमें कॉलेज में भी बहुत गाइडेंस मिला सर। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी समर ट्रेनिंग की क्लासेस, फिर सर मेरे को याद है आपका जो बैच था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला, उसमें कोडिंग करना सर, रिकर्जन सर वो तो मैंने आपसे ही पढ़ा है, और सर आपसे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई रिकर्जन पढ़ा सकता है। तो सर मतलब हर एक पार्ट पे आप लोगों ने सपोर्ट किया है, और सर बस तो हमेशा आशीर्वाद दीजिए। किसी टीचर को बड़ा बनाने में बच्चों का ही हाथ रहता है, और अगर आप लोग जैसे बच्चे मिलेंगे तो हम लोग हमेशा बड़े ही रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द डिस्कशन एंड अच्छे अच्छे सजेशन देने के लिए। मुझे लगता है कि लड़कों के लिए काफी लर्निंग फेज होगा। थैंक यू सो मच कृतिका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।